हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि ये JTET की मैं मैराथन सीरीज लाई हूँ और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह मैं कम से कम 500 की सीरीज लाऊंगी। आज देखती हूँ आज कितने दूर तक मैं कर सकती हूँ। तो आज मैराथन सीरीज में काफ़ी प्रश्न हैं। सो आप लोगों ने तो आई थिंक यू ऑल हैड completed योर pedagogy थ्योरी क्लासेस, सो वी आर गोइंग ऑन प्रैक्टिस सीरीज। सो दिस इज़ अ मैराथन सीरीज टॉप पार्ट 1 और इसी तरह मैं कई पार्ट में लाकर 500 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगी, जो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो मानव का डेवलपमेंट है इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सेकंड है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। थर्ड है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। 4 है ऑप्शन 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका सही जो सीक्वेंस में है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न कहती हूँ कि आखिर में संवेग क्या है। संवेग क्या है? संवेग यानी अगर मैं बता दूं, इसे कहा जाता है इमोशन। इमोशन से आप लोग काफ़ी परिचित होंगे। संवेग थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन इमोशन तो सभी बोलते हैं। ठीक है, तो संवेग यानी कि संवेग के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारी खुशी, खुश का इमोजी इसी तरह बनता है। ठीक है, दुख, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है? ये सब हमारे संवेग है ना, ये हमारे इमोशन है। और मैकडूगल जो हम थे, मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल, ये भी प्रश्न आ सकता है। मैकडूगल के अनुसार कितने संवेग हैं? 14 है ना। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखना, और ये क्वेश्चन याद रखना, इसके आंसर भी, और साथ ही साथ संवेग क्या है ना। एक मानव की एक उत्तेजित अवस्था है। संवेग क्या है? एक मानव की उत्तेजित अवस्था है जिसमें खुशी, दुख, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा सभी आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये मैं एक सारणी लाई हूँ इरिक इरिक्सन की। ठीक है, ये विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई है, तो आप इसे याद कर लेना। इरिक इरिक्सन के अनुसार अगर पूछा जाए कि खेलने की उम्र किस आयु तक अनुमानित है, तो खेलने की उम्र देखो 4 से 5। ठीक है, खेलने की उम्र है 4 से जो 4 वर्ष का बालक हो और 5 वर्ष का बालक है, उसे खेलने की उम्र कहा गया है। और 2 से 3 वर्ष की आयु के बालक को बाल्यावस्था में रखा जाता है। और शैशवावस्था इरिक इरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था 0 से 1 वर्ष तक की है। और यहाँ देखो वृद्धावस्था, जिसमें संपूर्णता आ जाती है 65 ईयर्स की। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है। जब पूर्ववर्ती अधिगम, जो पूर्ववर्ती यानी कि पहले का अधिगम, मान लो एक स्टूडेंट है ना, जो अभी 5 क्लास में है ना, क्लास 5 में है, और वो अब अभी एग्ज़ाम से बीत गए, रिजल्ट भी आ गए, और वो 6 क्लास चला गया। ठीक है, तो ये 5 से 6 क्लास
जब वो 5 क्लास में जिन जिन बुक्स को पढ़ा, जिन जिन टॉपिक को पढ़ा, मान लो मैथ का पढ़ा है ना, वो मैथ की बुक पढ़ी तो उसने जो उसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये सारी चीज़ें सीखी। तो इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी 5 क्लास के में, वो 6 क्लास में जाके थोड़ी अधिक हो गई है ना। और तो क्या इसका जो ज्ञान था यहाँ पर जो उसने सीखा, उस ज्ञान को यहाँ पर ऐड किया, तब यहाँ पर इससे फ़ायदा हो रही है। अगर ये यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता तो यहाँ भी कुछ भी नहीं जानता, तो ये इससे जो इस 5 क्लास में जो ज्ञान हुई, यानी कि ये इसकी पूर्ववर्ती ज्ञान थी, वो 6 क्लास में इसे फ़ायदा दे रही है। ये इसकी ये अभी वर्तमान ज्ञान है। तो पूर्ववर्ती ज्ञान जो नई स्थिति है, इसकी जो नई स्थिति है, जो नई स्थिति सीखने की है, वो प्रक्रिया को आसान बनाता है। ठीक है, तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से स्थानांतरण हुआ है ना, अंतरण हुआ, एक पॉजिटिव अंतरण हुआ। ठीक है ना, इसे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव बोला जाएगा। पॉजिटिव अंतरण हो रहा है, यानी कि यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन, अब इतना समझ में आने के बाद अब आप लोग देखना ऑप्शन 1 में क्या है, अधिगम का सकारात्मक अंतरण। सेकंड है अधिगम का निरपेक्ष अंतरण। अधिगम का नेगेटिव या नकारात्मक अंतरण हो रहा है। तो नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और शून्य तो बिल्कुल, यानी कि कुछ भी नहीं जान रहा है, तो ये भी गलत है। तो अब निरपेक्ष यानी कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब किसी भी तरह का नहीं, तो ये क्या हुआ, सकारात्मक है ना, एक पॉजिटिव अंतरण हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और तो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों को समझाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, और जो 500 की सीरीज़ में लाने जा रही हूँ उसमें मैं आगे भी काम कर सकूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक दी वीडियो, और प्लीज़ शेयर दी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने जो ग्रुप है उनमें आप प्लीज़ शेयर करें, ताकि मैं मेरे मेहनत को कुछ अच्छा परिणाम मिले, पॉजिटिव परिणाम मिले। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये मैंने सिद्धांत का वर्गीकरण आप लोगों के लिए चार्ट लाया था, तो आप इसे याद कर लेना। इससे भी 1 ना 2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसे भी आप लोग या तो कॉपी में लिख लेना या याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। तो विषम लिंगी के बाल विकास की जो किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है, तो विषम लिंगी यानी कि बॉय जो है विषम लिंगी, यानी बॉय है वो गर्ल, बॉय गर्ल यानी कि गर्ल के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है इन दोनों में। ठीक है, बॉय को गर्ल और गर्ल को बॉय के प्रति, मतलब ये विषम लिंगी जेंडर है, अलग अलग जेंडर का प्रति अधिक अट्रैक्शन आ जाता है। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ इसका, देखो सहसावस्था का अगर काल मैं बोलूँ तो कब से कब तक है, क्या आप लोगों को पता है सहसावस्था का काल? तो आप सभी ने जो माना है वो 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, और जो 6 से है ना, 6 से 12, और जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 माना गया है। ठीक है, और पौढ़ावस्था तो 65। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि जब किशोरावस्था में बालक को विषम लिंगी के प्रति, जो विषम लिंगी है उसके प्रति अधिक आकर्षण आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही है। और इस किशोरावस्था को एक कोटेशन लिख लेना, जो किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को क्या कहा है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, सबसे कठिन काल कहा है। ठीक है, ये भी याद रखना कि जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो ये किलपैट्रिक ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्णय सक्रियता से करते हैं। तो ये किसकी कथन है,
जो बच्चे हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ को सक्रिय रूप से करते हैं या सक्रियता से करते हैं। तो ये कहा था जीन पियाजे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट है पुनर्बलन। ठीक है, जो पुनर्बलन है 5 नंबर, पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है वो क्या है? ऑप्शन ए निश्चित सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन 2 निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन 3 निश्चित अनुपात निश्चित अंतराल, है ना, ये क्या है? अंतराल सुदृढ़ीकरण, और 4 है चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ही। ठीक है, 4 हो जाएगा कि चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। नेक्ष्ट क्या है? 6 पियाजे के अनुसार, 6 क्या? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन, क्या बोला गया है? वस्तु निष्पादन, यानी कि वस्तुओं पर का अंतर करना, उसे सही सीक्वेंस में रखना, वही वस्तु निष्पादन हो गया। ठीक है, वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है। तो क्या है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी संवेदीगामक चरण, ऑप्शन 3 पुरुष संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है, उसे सीक्वेंस में रखना सीख जाता है ना, यानी कि क्रमिक रूप से वस्तुओं को क्रमिक रूप से रखना सीख जाता है ना, क्रमिक रूप से उन्हें क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने तथा उनके बीच संबंध समझने को सीख जाता है कि कौन सा एक ही प्रवृत्ति का, कौन सी वस्तु एक प्रवृत्ति की है और कौन सी वस्तु दूसरे प्रवृत्ति की है, यानी कि सभी की उसकी फीचर सभी वस्तुओं के फीचर को समझने से लग सकता है कि समझने लगता है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है। ठीक है, और उस पर अंतर स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में की यही विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत, इन्होंने क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यालय में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता, है ना। जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत जो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके अनुसार क्या था? विद्यालय में बुद्धिमत्ता की किस ये दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये भी आ सकता है कि बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसके अनुसार क्या नहीं है? सम्मान नहीं किया जाता है, स्थानिक तो किया जाता है, भाषा संबंधी, तार्किक भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं बोला है, नहीं किया जाता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 8 नंबर है वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने, वाइगोत्स्की थे, उन्होंने सीखने के लिए किसे जिम्मेदार माना था? समाज को, है ना। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज के अनुसार अच्छा बुरा समाज के अनुसार ही सीखता है, समाज ही उसे अच्छा और बुरा भी बनाती है। अगर अच्छा समाज हो तो उसे अच्छा बच्चा अच्छा बनेगा, और अगर बुरा समाज हो तो बच्चा बुरा बनेगा। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किए गए कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो सबसे उसके वाइगोत्स्की थे तो सामाजिक सिद्धांत के समर्थक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर आप समझ गए होंगे कि सामाजिक। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? जो उसमें बच्चों की जो भाषा का विकास होता है उसका महत्वपूर्ण चरण कौन है? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था। शिशु अवस्था तो 1 से, जन्म से 5 माना गया है, और ये 5 से 12। ठीक है, 12 या 11 भी कर सकते, 11 से 12। ठीक है, और ये 12 से 18। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं इसके। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी है वो क्या है? जन्मजात और अपरिवर्तनशील होते हैं। इसका क्या है? ऑप्शन ए क्या है? जन्मजात और अपरिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन 2 जन्मजात एवं परिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन 3 अर्जित एवं परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं,
परिवर्तनीय होते हैं, है ना, और अर्जित एवं परिवर्तनीय होते हैं, या ऑप्शन 4 है अर्जित एवं अपरिवर्तनीय होते हैं। एक अर्जित है और एक अपरिवर्तनीय, एक अर्जित है फिर परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन सही इसका हो जाएगा, जन्मजात तो होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं आती है। तो ऑप्शन ए। और कुछ इसके समझे। प्रथम ये जो स्पीयरमैन है उन्होंने क्या दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। इधर लिख देती हूँ। जो स्पीयरमैन है उन्होंने बुद्धि के थोड़े से फैक्ट और भी जान लो। बुद्धि के द्विकारक, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए थे ना, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये हो जाएगा स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया, एक जी, जो कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। ठीक है, और जो कैपिटल जी था उसे क्या माना इसने, सामान्य कारक माना। ठीक है, और इसे जो माना जो जन्मजात और अपरिवर्तनशील थे, और जो इसे माना इसे ये क्या होता है कि परिस्थिति अनुसार ये क्या होता है, चेंज हो जाती है। ठीक है, परिस्थिति अनुसार है ना, समायोजन की कला इसमें होती है। ठीक है, चेंज हो जाती है या समायोजन कर लेती है जी फैक्टर में। ओके, तो ये आप लोग याद रखना कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने। अब 11 में हम लोग पहुँचते हैं प्रगतिशील शिक्षा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर भी सिंपल कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आप लोग को मैं बता देती हूँ। अगर आंसर आप लोग को आती है तो कमेंट में जरूर लिखो। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र है, कौन सा केंद्र है, विद्यार्थी, शिक्षक, सत्ता या संरचना। कौन विद्यार्थी प्रगतिशील शिक्षा है वो किसके केंद्र बिंदु में है, तो ये विद्यार्थी है ना। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, विद्यार्थी। ये ओवरऑल विद्यार्थी की डेवलपमेंट पर काम करती है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का, ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, बताइए। जो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास, अभी मैंने बताया था इमोशन का अनोखा काल किसने कहा, जिसमें खुशी, भूख, प्यास, गम, बहुत सारे जो इमोशन आते हैं, संवेग आते हैं। ठीक है, तो इस विकास की अनोखा काल किसने कहा है, तो ये कहा है E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, जो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल थॉर्नडाइक ने कहा है। नेक्स्ट है 13, लोगों का बहुभाग औसत है। देखो, जो लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक है, बुद्धिमान है, और कुछ बहुत मंद बुद्धिमान है। ठीक है, बोला गया है कि जो बुद्धि को बांटा गया है उसमें से कुछ औसत में है, कुछ क्या है, मंद है, और कुछ अधिक है। ठीक है, और कुछ क्या है, अधिक है। तो इसी क्या, आप देखो क्वेश्चन हम लोग इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं तब हम लोग आंसर निकालेंगे। देखो ऑप्शन में A1 में क्या कहा गया है कि बुद्धिमत्ता का वितरण, ये वितरण कहा गया है, फिर विकास कहा गया है, फिर लिंग भिन्नता की कोई तो बात नहीं है इसमें, प्रजाति भिन्नता की भी कोई बात नहीं है। तो क्या कहा गया, बुद्धिमत्ता का विकास तो इसमें ऊपर की ओर जाएगा, पर डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें वितरण कहा गया है, इसमें वितरण किया गया है कि एक ही चीज़ में कुछ औसत में है, कुछ मंद में है, और कुछ अधिक है। तो ये क्या गया है, एक वितरण किया गया है, तो बुद्धिमत्ता का वितरण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब प्रगतिशील की जो शिक्षा है हमारी, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, इसका ऑप्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ढूंढेंगे। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि समय सारणी और बैठक की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, लचीलापन ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इसे हम लोग रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद। सेकेंड है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, यानी कि जो प्रस्तावित है उसी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद। फिर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, क्या बस एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लेने के बाद आप ये निर्णय ले पाओगे कि ये बालक सच में बुद्धिमान है, हाँ, यानी कि ये बालक में क्रिएटिविटी है ना, कुछ कर सकता है। अगर तुम परीक्षा के अंकों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हो
तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हुए जो जिनका मार्क्स जो एग्ज़ाम के समय उनके मार्क्स गंदे आए, बट एक समय वो इतने मतलब विकास की सीमा को छुए कि ये कहा नहीं जा सकता है कि उनके अंक खराब होने से हुए आकलन नहीं किया जा सकता है कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये भी ऑप्शन गलत लग रही है, तो ये भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये क्या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नो। तो ये सबसे सुटेबल आंसर होगा लचीलापन। कभी भी अगर आप लोगों को ऑप्शन में लचीलापन आ जाए तो उस पर आप ध्यान देना। तो समय सारणी और बैठक की व्यवस्था पर लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है। अब 15 देखो, ब्लूम का टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है, क्या है? उपलब्धि लक्षण, जो सेकंड है पाठ्यक्रम घोषणाएं, 3 है पठन कौशल, 4 है संज्ञानात्मक उद्देश्य। जो ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध है वो किसमें है? ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक उद्देश्य। अब देखो 16 क्या बोलता है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। ये तो सभी को आनी चाहिए कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगी, बुद्धि लब्धि मैं लिख देती हूँ और तुम लोग इसे मिलाना। ठीक है, MA/CA × 100। ठीक है, तो क्या ये MA मानसिक आयु और CA है वास्तविक आयु × 100। तो इसका सही आंसर देखो किसमें है, वास्तविक। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये मानसिक आयु, हाँ ये सही है। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, मान लो कि मानसिक आयु है 55 है। ठीक है, 55 है और वास्तविक आयु है C है वो है 50। अगर मुझे बुद्धि लब्धि निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, 110। ठीक है, और 17 नंबर देखो, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, फिर सामाजिक जागरूकता, सेकंड है ऑप्शन सामाजिक जागरूकता, थर्ड है परीक्षा के लिए केवल, ये तो गलत लग रही है, परीक्षा वाला ऑप्शन आ जाए तो व्यवहारिक जीवन है ना, जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है किस पे जोर देती है, व्यवहारिक जीवन पर, कि वो व्यवहारिक जीवन जो अपने जीवन जीने की शैली है। ठीक है, विद्यार्थी को तैयार करना, जो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना ताकि वो अपने जीवन यापन या अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए। ठीक है, समाज में उसकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो यही जो शिक्षा का व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही आंसर। अब डे केयर, ठीक है, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डे केयर क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। सेकंड है बच्चों के लिए निवास केंद्र है। थर्ड है बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 शिशुओं के लिए निवास केंद्र। तो ये क्या है? ये डे केयर है, एक शिशुओं के लिए निवास केंद्र है जो 0 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ये है। अब 90 नंबर क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का अव्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का अव्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसे क्या कहा गया? शैक्षिक अभिवृद्धि का अव्यवस्थित अध्ययन है, यानी कि एजुकेशन ग्रोथ का अव्यवस्थित अध्ययन है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये हो जाएगा CH चूड़ी, इसे आप लोग रख लेना। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में किस विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? बाल्यावस्था में यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बाल्यावस्था में विद्यार्थी की बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वही पूछा गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता, यानी कि इसमें हो जाएगा सही आंसर। बाकी तो सही लग रहे लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा 4 आज्ञाकारिता। अब 21 नंबर देखो, लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है ना। देखो ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो, लिंगों की पारंपरिक भूमिका जो परंपरा से चली आ रही है, यानी कि हमारे जो फैमिली में जो बोला जाता है कि लड़का सिर्फ बाहर काम करेगा, वो स्कूल जाएगा और लड़की सिर्फ घर में खाना पकाएगी। ये क्या है? ये पारंपरिक जो लिंग परंपरा से चली आ रही है या हिस्टोरी क्या बोलते हैं हम,
बहुत पहले से चली जा रही है, एक क्या मनगढ़ंत विचार, यानी कि एक रूढ़िवादी सोच बोलो, वही है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा। पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं और महिला घर संभालती है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, उसके बाद हम लोग करेक्ट करेंगे। सेकेंड है पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है। ऑप्शन थर्ड है पुरुष महिला दोनों कार्य कर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पारंपरिक बोला गया पारंपरिक भूमिका का तात्पर्य इसमें हो जाएगा पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं, ये रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखो आगे, एक शिक्षिका 1222 नंबर में आए कि एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक जो पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों से कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। जिसमें वो पढ़ाने के दौरान, एक शिक्षक है जो पढ़ाने के दौरान क्या करती है, अपने आसपास की वस्तुएं, जैसे वस्तु कोई भी वस्तु, खिलौना हो सकता है, कोई भी घर के सामान हो सकते हैं, ठीक है, फल सब्जियां के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है ना, कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, मतलब आस पड़ोस आसपास जितने भी फल वस्तु सब्जियां उनका प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। और जो शिक्षक है इनके बारे में चर्चा करती है कि ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ है, जैसे फल में कौन से विटामिन रहते हैं, और ये किस सीजन की सब्जी है, ये वस्तु कैसे किस मिनरल से बनी हुई है, ये सारी बहुत सारी उससे बातें करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। और विद्यार्थी क्या है कि इन वस्तु जो टीचर बताई है और जो पहले बच्चे को जो ज्ञान था वो फिर पूर्व ज्ञान, पहले के ज्ञान को टीचर को भी बताते हैं कि ये मेरी मम्मी ये बताई है कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो ये पूर्व ज्ञान अपने जो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह उपागम यानी अप्रोच ब्लैंक्स पर आधारित है। जो कौन से अप्रोच पर आधारित है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीच किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसमें कौन सा अप्रोच टीचर डाल रही है। तो देखो ऑप्शन ए पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन 1 का क्या है, पुनर्बलन। इसमें तो कोई पुनर्बलन नहीं डाला जा रहा है कि कोई काम कर रहा है कि ऊपर से रिफोर्समेंट डाला जा रहा है, तो इसमें पुनर्बलन की कोई बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। अधिगम की सक्रिय अनुबंधन, तो सक्रिय अनुबंधन तो किसी के साथ नहीं हो रहा है। ज्ञान का निर्माण यानी कि पूर्व ज्ञान से अभी वर्तमान ज्ञान को जोड़ा जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ज्ञान का निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब 23 नंबर पे हम लोग पहुँचते हैं। 23 अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो 23 इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों द्वारा। तो गेस्टाल्टवादियों में जैसे वर्दिमर आ सकते हैं, ये क्या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मतलब ये इस सिद्धांत को मानते थे। वर्दिमर, फिर कोफ्का याद रखो, जो ये आप लोग को याद रखती है। फिर कोहलर, ये क्या गेस्टाल्टवादी है। ठीक है, इन्होंने अधिगम के जो लर्निंग के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को माना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट 24 जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा तो हमेशा आप लोग देखते होंगे कि बच्चा रोता ही है अगर माँ की गोदी से उसकी दादी लेती है, तो आपको क्या फीलिंग आती है कि क्यों बच्चा रोता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन 1 है संवेगात्मक दुनिश्चितता, ऑप्शन 2 है अजनबी दुनिश्चितता, तो अजनबी की तो बात ही नहीं है क्योंकि वो जन्म से ही अपनी दादी को देख रहा है। थर्ड है वियोग दुनिश्चितता, वियोग मतलब दूर होना, किसी से ना वियोग की पीड़ा से आ रहा है, दूर होकर, तो वही है सामाजिक दुनिश्चितता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग, उससे दूर हो रहा है। ठीक है, मम्मी से वो दूर हो रहा है, इसीलिए वो वियोग दुनिश्चितता के कारण ही वो रोने लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सही। अब 25 है प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, जिसके द्वारा होगा यहाँ पर, जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर से पढ़ लो, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, प्याजे ने जो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, तो यहाँ पर लिख लो कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया था प्याजे ने, ये भी पूछा जा सकता है कि अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे जीन पियाजे ने। ठीक है, किसने दिया, तो इसे नोट कर लेना, अगर जीन पियाजे ने। ठीक है, ऐसे भी पियाजे हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, जो आप लोग को सुविधा लगे।
समायोजन, ऑप्शन ए है समायोजन, सेकंड है समावेशन, थर्ड है स्कीमा और प्रत्यक्षण। तो इसका सही आंसर आप लोग को अगर पता है तो बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन, समायोजन को। अब देखो ये बेंडूरा, अल्बर्ट जो बेंडूरा जी है, 26 बेंडूरा का सामाजिक अधिगम के चरणों को सही क्रम में लिखना है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है तो उसके चरण को क्रम बाय लिखना है। तो पहले है अवलोकन, फिर है अवधारणात्मक, फिर धारणात्मक, फिर अभिप्रेरणात्मक। तो आप इसे सही करना, अवलोकन, अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। फिर अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक और धारणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग रख लेना। अगर नहीं पता हो तो इसका पहला हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। अब 27 है, क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने ही अधिगम है, होना ही अधिगम है। जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है, जो पहले का अनुभव है और उस पर कुछ प्रशिक्षण डाला गया। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो टीचिंग का कोर्स किया, ठीक है, उसे स्टूडेंट है, उसे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट को वो अपने अगल बगल के पास पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है। और बाद में वो क्या हुआ, पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ाता है, बाद में उसने टीचिंग का कोर्स कर लिया। उसके बाद जो ये पढ़ाता है, पढ़ाने लगा फिर से वो स्टूडेंट को, तो क्या उसमें जो अनुभव था, उसको पढ़ाने का थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन उस पर वो प्रशिक्षण पा लिया और प्रशिक्षण पाने के बाद पुनः वो उसे पढ़ाने लग गया। तो उसके क्या, उसके अधिगम में, उसके जो लर्निंग अधिगम को सिखाने में काफ़ी उसकी मतलब प्रोग्रेस हुआ, वो अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से बच्चे को पढ़ा सकता है। तो ये परिभाषा किसकी है, स्किनर की, हिलगार्ड की, गेट्स एंड अन्य की, या जेपी थॉर्नडाइक की। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा थॉर्नडाइक ने ही दी थी कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ठीक है, अनुभव तो मैंने पिक्चर के द्वारा समझा दी, तो आप लोगों को अब याद रखा होगा कि थॉर्नडाइक ने ये कहा। अब 28 क्या है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक कौन थे। तो धार्मिक शिक्षा की बात किन्होंने की, व्यवहारवादियों ने, आदर्शवादियों ने की थी, यथार्थवादियों ने, या अस्तित्ववादियों ने। जिन्होंने धार्मिक शिक्षा को प्रखर समर्थन में थे वो, इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवादियों ने ही धार्मिक शिक्षा को अधिक समर्थन किया था। 29 है, देखो ये इसमें निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती थी। वो तो जो आदर्शवादी थे वो क्या किए थे, आदर्शवादियों ने धार्मिक शिक्षा को समर्थन दिया था। अब यह है कि वैज्ञानिक प्रगति पर जोर दिया, वैज्ञानिक प्रगति पर किन्होंने जोर दिया। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शवादियों ने तो धार्मिक प्रगति थी, प्रकृतिवादी तो नहीं होगा, ये प्रकृति पर जोर देंगे, तो ये हो जाएगा यथार्थवादियों ने। 29 का क्या हो जाएगा, यथार्थवादियों ने वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन किया। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ट्राई एंड एरर थ्योरी किसने दी, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने चार्ट दिखाया था, उससे आप लोग देख के फिर पुनः आंसर देना, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना, और अगर भूल गए तो पुनः स्टार्टिंग से वीडियो देखो और वहाँ चार्ट में ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसे इग्नोर मत करना, नहीं तो 1 नंबर तुम्हारे ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा इसे कमेंट में लिखो, और अगर नहीं आती है तो आप फिर पुनः देखो। ठीक है, और 31 पे हम लोग पहुँच गए हैं, और अब लास्ट ही है, तो बहुत सारी नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आज के लिए, बस चलो कुछ ही है। कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया, कोहलर ने पूछा गया, तो अभी आप लोगों को मैंने कहा था कि ट्राई एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तो उसे आप लोग लिखना। अनुकरण का सिद्धांत, ये मैंने चार्ट से ही क्वेश्चन तैयार किया है, तो अनुकरण का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है 32, किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, और प्रभाव का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। तो ये सही है, थॉर्नडाइक ने दिया था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है नेड फ्लेंडर का शिक्षण संबंध सिद्धांत है, संबंध है किससे है, जो नेड फ्लेंडर है वो शिक्षण संबंध सिद्धांत है किसका है,
अंतःक्रिया विश्लेषण, संसाधन विश्लेषण, संस्था विश्लेषण। इसका सही हो जाएगा अंतःक्रिया विश्लेषण। जो नेट फ्लेटर है का शिक्षण संबंध सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अंतःक्रिया विश्लेषण। अब ये देखो, सक्रिय अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक है। जो सक्रिय अनुकूलन, ये सब रखने वाले हैं, इसे बस आप लोगों को याद रखनी है। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे स्किनर। तो इसे याद रखना, स्किनर। अब सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आज हम लोगों ने 34 क्वेश्चन किया, साथ ही साथ और भी सारे मैंने कुछ और भी बताए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताया, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखना। और प्लीज़ चार्ट को याद रखना, उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 लाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और ना भी आए तो आप लोग सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते आप विजिट करें चैनल में। और मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स चाहे वो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंग्लिश में, चाहे वो आप KVS की तैयारी कर रहे हो, MBS की तैयारी कर रहे हो, CTET, JET, जो भी तैयारी कर रहे हो, है ना, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। प्लीज़ अपने जो स्टूडेंट आपके ग्रुप के हैं वहाँ पर आप शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छी चीज़ कमेंट में लिखिए ताकि और भी मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है इस क्लास, आप लोगों की पैडागोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगी। अभी मैं इंग्लिश पैडागोजी करवा रही हूँ ताकि उसमें जो आपको लिंग्विस्टिक है ना, ये सब क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी, और थ्योरी क्लास भी करवाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। और KVS का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने का अभी डेट नहीं आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारी तैयारी KVS की होगी, साथ साथ KVS में GS पोर्शन और करंट अफेयर्स भी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।